बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद आमिर। देखिए बेटे, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 के प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट फोर क्वेश्चन किए थे, बल्कि फर्स्ट फोर क्वेश्चन के फर्स्ट टू पार्ट्स ही सॉल्व किए थे। आज हमने थर्ड पार्ट से आगे चलना है। थर्ड पार्ट में जी ऑफ एक्स देखे क्या लिखा हुआ है। जी ऑफ एक्स इक्वल है 6x प्लस 7 के, और कब है ये ऐसा? ऐसा तब होगा जब एक्स आपका लेस देन और इक्वल टू -2 हो। यानी अगर आपका एक्स -2 और उससे लेस रहता है, ये वाला पोर्शन है, यानी -∞ से -2 तक। बेटा इस पोर्शन में ऐसे नंबर्स हैं जो -2 और उससे लेस रहते हैं। जब भी आप लेस देन पढ़े ना बेटा, एक्स लेस देन -2 लेना हो, वैसे तो यहाँ लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है ना। अगर आपने सिर्फ एक्स लेस देन -2 लेना हो तो आप लेफ्ट पे जाया करें। -2 की लेफ्ट पे जाना है आपने ड्रॉ करते हुए, बेटा याद रखें। और अगर आपके पास लिखा हो एक्स इज ग्रेटर देन -2 तो फिर आपने -2 की राइट पे जाना है। ये लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट हमेशा याद कर लें, आपको ड्रॉ करने में समझ आ जाएगी, डोमेन्स रेंज की अच्छी समझ आएगी। सबसे पहली और बुनियादी बात ये समझें कि जी ऑफ एक्स 6x प्लस 7 के इक्वल है इस हिस्से में। यहाँ जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 6x प्लस 7, जबकि जैसे ही आपका x बड़ा हो जाता है -2 से, यानी राइट पे चला जाता है, x की वैल्यूज जो हैं राइट साइड पे चली जाती हैं, यहाँ चली जाती हैं। और यहाँ कौन सी वैल्यूज हैं वो भी बता दूंगा आपको। -2 की राइट पे -1 होता है, और 0 भी होता है, 1 होता है, 2 है, 3 है, एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स हैं ये सारे ये राइट पे है ना इसके -2 की, अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। रियल लाइन पे कल भी बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि लेफ्ट पे -∞ लेते हैं, राइट पे बेटा प्लस इन्फिनिटी लेते हैं। ठीक है, और जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इस पर शो किए जा सकते हैं। अच्छा, मैं कह रहा था कि जी ऑफ एक्स आपका आल्सो किसके इक्वल है? 4 - 3x के। किस हिस्से में? जब एक्स आपका -2 से ग्रेटर हो जाता है, यानी -2 की राइट पे। एक्स ग्रेटर देन मीन्स एक्स की -2 की राइट साइड, एक्स ग्रेटर देन -2, -2 की राइट साइड, एक्स लेस देन -2, -2 की लेफ्ट साइड। लेस लेफ्ट है, लेस लेफ्ट है, ग्रेटर राइट है। बात याद रहेगी बेटा। चले, इस तरफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाती है जाके 4 - 3x के इक्वल। इस तरह फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। और ऐसे फंक्शन को जिसमें कंडीशन लगा दी जाए एक्स पे कि -2 से अगर लेफ्ट पे है तो फंक्शन कुछ और वैल्यू रख रहा है, और -2 से राइट पे जब जैसे ही चले गए हैं, मूव किए हैं राइट पे, तो फंक्शन अपनी वैल्यू को बदल गया है। ऐसे फंक्शन को कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है ना बेटे, वो भी एक पीस वाइज फंक्शन की मिसाल है। आमतौर पे बच्चे कहते हैं जी मैथ्स का तो डेली लाइफ में इतना यूज ही कोई नहीं है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, अक्सर उकताए रहते हैं, डोमेन क्यों पढ़ रहे हैं, रेंज क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेटा इन फंक्शंस का, जैसे पीस वाइज फंक्शन की मैं आपको डेली लाइफ से एग्जांपल कोड करने लगा हूँ। आपको घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉस्ट के फंक्शन को सी ऑफ एक्स कह देता हूँ, और एक्स यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। समझे, आपने एक्स यूनिट्स कंज्यूम किए हुए हैं, ठीक है, और एक्स यूनिट्स का खर्चा निकालना चाहते हैं कि बिल कितना आएगा। वो कहता है, वापडा ने एक असूल बनाया है, TORs बनाए हैं कि अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स 200 से लेस यूज़ करेंगे तो वो वापडा वाले कहते हैं जी हम 18 रुपीज़ एक यूनिट 18 रुपीज़ का देंगे। अगर एक यूनिट वन यूनिट 18 रुपीज़ का हो, 18 रुपये का एक यूनिट हो, तो आपके एक्स यूनिट्स कितने के होंगे? एक्स यूनिट्स हो जाएंगे 18x रुपीज़ के। 18x यूनिटरी मेथड है, तो 18x कॉस्ट बनेगी इलेक्ट्रिक एक्स यूनिट्स कॉस्ट की। एक्स यूनिट्स की कॉस्ट बनेगी 18x। अब देखें ना, मिसाल के तौर पे अब 180 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, तो आप x को 180 पुट करें, आपको कॉस्ट मिल जाएगी 18 × 180। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स x आपके 200 यूनिट से ज़्यादा हो जाते हैं, x ग्रेटर हो जाता है 200 यूनिट से, आप ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, तो आप वो कहता है जी मैं तो फिर 50 रुपीज़ पर यूनिट आपको सेल करूँगा। तो 50x जो है वो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। जैसे अगर आपका 300 यूनिट कंज्यूम हो गए हैं लेट्स सपोज, तो आपकी कॉस्ट क्या बनेगी इलेक्ट्रिसिटी की? आप 300 यहाँ पुट करें x को, तो 50 × 300 15,000 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी आपकी। खैर बिल में तो वो उन्होंने और भी टैक्सेस भी साथ एडअप किए होते हैं, लेकिन अगर आप बात करें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तो आप इस मेथड से निकाल भी सकते हैं अपने यूनिट से।
तो यूं मैंने आपको एग्जांपल दी पीस वाइज फंक्शन की कि ऐसे फंक्शन होते हैं, जैसे ये एक्स आपका 200 से लेस है, फंक्शन आपका 18x के इक्वल है। जैसे ही 200 से ग्रेटर हो गया, आगे चला गया x, 200 से राइट पे चला गया, देखे ना, तो फंक्शन आपका तो ये है 50x हो रहा है, तो ये पीस वाइज फंक्शन की एग्जांपल ही तो है, और क्या है। तो बेटा इसलिए मैंने आपको ज़रा अटैच करने की कोशिश की इसके साथ। अब सबसे पहली बात ये कि डेली लाइफ से मैंने इस प्रॉब्लम को जोड़ने की कोशिश की है कि ऐसे फंक्शंस होते हैं इन एक्चुअल प्रैक्टिस, यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं डेली लाइफ में। खैर चलें, सबसे पहली बात अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले बेटा आप वाई सपोज करते हैं अपने गिवन फंक्शन को, सो जी ऑफ एक्स को मैंने वाई सपोज कर लिया है और वाई आ जाएगा जी ऑफ एक्स की जगह पे, चूँकि आपने इसे वाई कह दिया है। चूँकि आप रेंज चाहते हैं ना, डोमेन और रेंज का सवाल है, और रेंज कहते हैं वाई की वैल्यूज़ को, तो वाई नज़र आएगा तो आप लिखेंगे ना वाई की वैल्यूज़ क्या हैं। अब आते हैं वाई कहने के बाद कि वाई इक्वल किसके है, वाई 6x + 7 के इक्वल भी है, और यही वाई आपका 4 - 3x के इक्वल भी है। भाई 6x + 7 के इक्वल कब है, जब x आपका लेस देन और इक्वल टू -2 हो। बात समझ रहे हैं। और y 4 - 3x के इक्वल है जब x आपका -2 से ग्रेटर हो जाए। अब बेटा अगर ये वाली x की वैल्यूज पुट करें सारी की सारी यहाँ पे, तो जवाब रियल नंबर ही आता है। आप चाहे -2 से स्टार्ट कर लें ना, आप x को -2 पुट करें ज़रा, कहाँ करेंगे -2, x = -2 तो फर्स्ट ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है जहाँ 6x + 7 लिखा हुआ है, तो y आएगा यहाँ से 6 × x यानी -2, नीचे नहीं पुट करना आपने -2, यहाँ तो -2 से सिर्फ बड़े नंबर पुट हो सकते हैं इस जगह पे, तब y मिलेगा, आउटपुट तब मिलेगी आपको। तो बहरहाल 6 × -2 + 7 से -12 + 7 आ रहा है, और आंसर आ रहा है -5। क्या आंसर आ रहा है जी, -5। तो -5 क्या है, एक रियल नंबर है, आपको एक रियल आउटपुट मिली है, तो फिर -2 डोमेन मेंबर हुआ ना बेटा, -2 डोमेन में शामिल हो गया, और अब उससे छोटे नंबर चाहिए थे, वो उसके लेफ्ट पे आना पड़ेगा। लेफ्ट पे हमेशा स्मॉलर नंबर होते हैं बेटा, याद रखें, लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट दिया ना मैंने आपको। तो -3 पुट करेंगे तब भी बेटा यहाँ से रियल नंबर आएगा। देखें यहाँ x की जगह पे, इस जगह पे देखें, अगर x को -3 पुट करें तो -18 + 7 आता है y, -18 + 7 -11 आता है, लिख के देख लें, तब भी रियल नंबर है बेटा। और -4 करूं तब भी रियल नंबर आना है, -5 करूं तब भी रियल नंबर आना है, तो ये सारे रियल आउटपुट दे रहे हैं। सो ये वाला पोर्शन, कौन से वाला पोर्शन, -∞ से लेके कहाँ तक बोला, -2 तक, जिसमें -2 शामिल है, -2 शामिल है, -∞ से -2 तक सारी डोमेन है बेटा, ये सारी वैल्यूज डोमेन है, जो कि इन पे वाई रियल आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी ये सेकंड कंडीशन की तरफ, जिसमें -2 से ग्रेटर हो जाता है x आपका, जैसे -1.9 से भी शुरू कर सकते हैं। -1.9 यहाँ पे है, -2 की राइट पे ही है -1.9, फिर -1.5 भी ले सकते हैं और इसकी राइट पे चले जाएं। इसी तरह से बेटा -1 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पुट करेंगे बेटा तो रियल नंबर ही आएगा, ये मुमकिन ही नहीं कि आप आंसर आपका रियल नंबर ना आए। आप कोई भी नंबर पुट कर लें, जैसे मैं -1 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो y कितना आ जाएगा बेटे, दूसरी कंडीशन में देखें, x को -1 लेता हूँ, ये देखें, ये तो 4 + 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, रियल नंबर ही आएगा। मैंने कहा था ना, चूंकि लीनियर, कल भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि लीनियर इक्वेशन में जब भी वैल्यू पुट करते हैं तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स, वैसे तो मैंने ज़ुबानी याद करवा दी थी। अब आपको पता ये चला कि -2 से ग्रेटर वैल्यूज़ जो हैं, ये भी सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं, यहाँ से यहाँ तक -2 से ग्रेटर वैल्यूज़ जो हैं उन पे भी वाई रियल आता है, उन पे भी आउटपुट रियल आती है। सो ये सारी डोमेन वैल्यूज़ हैं। सो डोमेन ऑल रियल नंबर्स हो गए, चूँकि -2 से स्मॉलर नंबर भी हैं, x की वैल्यूज़ -2 से स्मॉलर भी हैं, ये देखें, x लेस देन -2 भी है, x ग्रेटर देन -2 भी है, और इक्वल टू -2 भी है, यानी कुछ छोड़ा ही नहीं उसने रियल नंबर, -2 को शामिल भी कर लिया, उससे स्मॉलर उसकी लेफ्ट साइड भी ले ली, उसकी राइट साइड भी ले ली है। सो ऑल रियल नंबर्स के लिए बेटा इसी से पता चलता है कि डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, यानी -∞ से +∞ है। आपको डोमेन समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब आते हैं कि रेंज क्या है, तो रेंज y की वैल्यूज को चेक करना है। तो बेटा सबसे पहले आप इक्वल टू चेक करते हैं, यानी पहली कंडीशन में x इक्वल टू क्या है, इक्वल टू -2 है, तो -2 से शुरू करना है। -2 इससे पहले भी मैंने पुट करके दिखाया हुआ है आपको,
जी, तो y की वैल्यूज़ को देखेंगे अब हम कि y की वैल्यूज़ कैसी आती हैं। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पे आना पड़ेगा, यानी x आपका इक्वल टू -2 है, यहाँ से स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने क्रिटिकली लिखा हुआ है कि व्हेन x इज़ -2, देखें यहाँ लिखा हुआ है x इज़ इक्वल टू -2 भी ना, इक्वल टू यहाँ होने का चांस। तो जब x -2 लेते हैं तो देखते हैं उस पर y क्या आता है। तो पहले भी हेयर पुट करके ऊपर दिखाया भी हुआ है मैंने आपको, y उस पर -5 आता है। अब देखना ये है, ये देखें मैं बताता हूँ आपको। अब y की वैल्यूज आप एक अलग रियल लाइन पे डिस्कस कर लें। जब x आपका -2 था, ये देखें यहाँ x -2 था, इसके अगेंस्ट y जो आया है वो -5 आया है, ये y की वैल्यूज आ रही हैं। और जब आप इस हिस्से में जाने की कोशिश करेंगे, ये वाला पहले चूंकि पहली कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं आप, तो वो लेफ्ट वाला हिस्सा है ना, तो आप देखें कि अगर मिसाल के तौर पे पहले -2 पे तो आ गया, -3 जो है उस पर पुट करके देखा था हमने, बल्कि तो -11 आया था, अगर आपको याद हो। -18 + 7 आता है बेटा, -18 + 7 -11 आता है। तो -11 किस तरफ होगा, -5 की लेफ्ट पे होगा। और जो आप और पीछे जाएंगे ये और नेगेटिव, उससे और नेगेटिव होगा, यानी y की वैल्यूज जो हैं वो शुरू कहाँ से हुई, -5 से, और y -5 शामिल है। चूंकि x -2 शामिल है, जब इक्वल टू -2 है तो y -5 उस पर है। ये नहीं कि -5 अटेन नहीं होता, यानी -5 इंक्लूडेड है, इसे बोलते हैं इंक्लूडेड पॉइंट। -5 इज एन इंक्लूडेड पॉइंट। तो -5 से बेटा -∞ की तरफ वैल्यूज y की जा रही हैं, आउटपुट ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। अब आते हैं कि इस दूसरी कंडीशन, ये तो हो गई बात, इस पर तो पता चल गया। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाएं जहां आपका x -2 से बड़ा था। अब वैसे तो हम इक्वल इस पे साथ नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्रिटिकली हम देखते हैं कि अगर इक्वल होता है नहीं तो y क्या आता, यहां से y क्या आता, y किसके इक्वल आता। तो अगर x -2 ले लिया जाए तो -3 × -2 +6 और +4 +10 आता। ये मैंने करके दिखाया है। क्रिटिकली अगर x -2 होता है नहीं तो y 10 आता। तो 10 यहाँ पे आप लगा ज़रूर लें 10, लेकिन उस पर एक हालो सर्कल लगाएं, यानी 10 खुद अटेन नहीं होता। अब देखना है कि जैसे ही आप -2 से अगली वैल्यूज पुट करते हैं, यानी नेक्स्ट वाली, राइट वाली, यानी -1, तो ये कैसी वैल्यूज देता है। आपको करके दिखाया था वैसे मैंने, -1 यहाँ पे पुट, -1 पुट करें ना आप x को, करके देख लें आप, x की जगह -1 लिखें तो बेटा यहाँ आ जाता है 4 -3 × -1, 4 + 3 हो जाता है। और 4 + 3 7 हो जाएगा। तो 7 किस तरफ लाई करता है, फिर पीछे, 7 10 से पीछे है, यहाँ वैल्यूज आ रही हैं, यानी आगे नहीं जा रही। तो मैं किसी देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, वो भाई साहब ने डोमेन रेंज ही गलत निकाली है। डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स बता दिए, रेंज सही एक्सप्लेन ही नहीं की, और डायरेक्ट ही कह दिए ऑल रियल नंबर्स है। भाई ऑल रियल नंबर्स नहीं है, आप 10 से आगे तो जा ही नहीं सकते। आप देखें जैसे जैसे आपने -1 किया, चले 0 करते हैं, आप 0 पुट करें ज़रा यहाँ पे जैसे ही आप x को 0 लिखेंगे तो 4 जो आप आएगा वो उससे भी पीछे है। 7 आया, पीछे है, जा रहे हैं, 4 पीछे है, और आगे जाएं आप, 2 पुट करें, 2 पुट करें तो 4 -6 -2 है, और पीछे आ गया -2, इससे भी पीछे है। अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं 10 पुट कर लें, आगे जाते हुए 10 है इसके अंदर, 10 पुट करेंगे तो 4 -30, 4 -30 -26, तो -26 बेटे इधर है, इस साइड पे -26 होगा। तो लाइन ये इधर से भी ऐसे ही जा रहे हैं, देखें दोनों की ओवरलैपिंग देखें तो आपकी वैल्यूज -∞ से 10 तक जाती हैं, और 10 शामिल नहीं है। देखें दोनों इंटरवल्स को मिला लें, -10 से स्मॉलर वाली देखें, दोनों इंटरवल्स का यहाँ ये यूनियन लेना है आपने। तो यूनियन लेंगे, मिलाप हुआ जहाँ उनका वैल्यूज़ का, तो वो -∞ से 10 तक हैं। लिहाजा जो मैंने नीचे चीज़ें कंपाइल करके लिखी हैं, कंक्लूड करके लिखी हैं, वो इंटरवल है -∞ से 10 तक। तो मेरा ख्याल है कि आपको डोमेन रेंज बेहतरीन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड वाला। मॉड वाले फंक्शन की एक ज़ुबानी बात सुन लें, इसकी डोमेन हमेशा एब्सोल्यूट साइन जब भी नज़र आए, डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर्स होती है बेटा, बगैर सोचे बगैर समझे भी आप याद कर सकते हैं डोमेन। लेकिन मैं समझाऊंगा, ऐसे तो मैं रटे नहीं लगवाता, लेकिन MCQs के लिए अगर रटा लगा भी लें तो याद रहती हैं। और रेंज इसकी हमेशा 0 से इन्फिनिटी होती है, ये बात याद रखिएगा कि 0 तो रखता है वैल्यू, 0 तो पॉसिबल है, 0 बाकायदा आती है वैल्यू,
लेकिन नेगेटिव साइड पे नहीं जाती, यानी ज़ीरो से लेफ्ट पे मूव नहीं करती, ज़ीरो से राइट पे जा सकती है अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। चूँकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो मॉड लेते हैं तो कभी भी नेगेटिव जवाब नहीं आता, या ज़ीरो आता है या पॉजिटिव आता है मॉड का जवाब, मॉड का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। वाई सबसे पहले जी ऑफ एक्स को कहना है, वाई कह दिया गया है। अब मैं जो कह रहा था कि डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है, डोमेन किसकी वैल्यूज़ को कहते हैं? एक्स की वैल्यूज़ को कहते हैं। अब एक्स आपका जो मर्जी पुट कर लें, चाहे प्लस इन्फिनिटी की तरफ चले जाएं या माइनस इन्फिनिटी की, और बीच में ओ आर ज़ीरो होता है, भाई ज़ीरो पुट करें पहले आप एक्स को। मैं एक साइड पे आपको करके दिखा देता हूँ। एक्स को ज़ीरो पुट किया तो वाई आया ज़ीरो का मॉड, ज़ीरो माइनस फाइव, सॉरी ज़ीरो माइनस फाइव का मॉड, मॉड ऑफ ज़ीरो माइनस फाइव मॉड। और मॉड बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू को कहते हैं, माइनस को भी प्लस में कन्वर्ट कर देता है। माइनस फाइव का मॉड फाइव आया तो वाई की वैल्यू फाइव एक रियल नंबर नहीं आई, तो ज़ीरो डोमेन मेंबर है। इस तरह प्लस वन अगर करेंगे तो वन माइनस फाइव माइनस फोर का मॉड फोर होता है। भाई रियल नंबर ही आंसर आते जाना है, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर आते जाना है। और ज़ीरो भी आता है, मैं बताता हूँ कैसे ज़ीरो आता है। चलते चलते प्लस फाइव भी होगा, इस तरफ फाइव पुट करेंगे तो फाइव माइनस फाइव बनेगा। यहाँ पे देखें वाई आ जाएगा, देखें अगर आप एक्स को फाइव लेते हैं तो वाई आ जाएगा फाइव माइनस फाइव का मॉड, ज़ीरो का मॉड आ जाएगा। ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो होती है, तो वाई ज़ीरो आ रहा है, वो भी रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर तो कोई नहीं ना आ रहा। तो ये सारी डोमेन मेंबर्स हैं ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी वाली। अब ज़रा पीछे आते हैं, लेफ्ट वाला हिस्सा देखते हैं, माइनस वन माइनस टू वगैरह ट्राई करते हैं। माइनस वन ट्राई करके देखते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ट्राई किया जैसे ही मैंने यहाँ पे जहाँ फाइव ट्राई किया था थोड़ी देर पहले, तो वाई आ जाएगा माइनस वन माइनस फाइव का मॉड, यानी माइनस सिक्स का मॉड आ जाएगा। बेटा माइनस सिक्स का मॉड प्लस सिक्स होता है, अगेन अ रियल नंबर। सो माइनस वन भी डोमेन है, माइनस टू भी डोमेन मेंबर है, माइनस थ्री भी डोमेन मेंबर है, चाहे चेक कर लें। बेटा कभी भी आयोटा आने का चांस ही नहीं है, एब्सोल्यूट में कहाँ आयोटा आ जाना है, लिहाजा डोमेन ऑल रियल नंबर्स है बेटे। बात याद रहेगी बेटा, राइट साइड लेफ्ट साइड कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस पे इमेजिनरी नंबर आ जाए, मुमकिन ही नहीं है। तो मैंने जैसे आपसे कह दिया था कि डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगी, और रेंज मैंने बेटे क्या है तो मैं बताने जा रहा हूँ था आपको। वैल्यूज़ में बड़ी सारी एग्जांपल्स दी हैं मैंने। एक जगह पे वाई ज़ीरो हुआ था, जब आपका एक्स फाइव है तो फाइव माइनस फाइव ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो का मॉड ज़ीरो आता है, मैंने कहा था बाकायदा ज़ीरो आता है। लेकिन बेटा नेगेटिव नंबर्स के अंदर देखें आ जाए तो उनका मॉड तो प्लस में ही चला जाता है ना। अगर अंदर से नेगेटिव आंसर आ भी जाए तो मॉड लेके जवाब लिखना है ना आपने, तो पॉजिटिव साइड पे जा सकता है, नेगेटिव पे तो जा नहीं सकता। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की नेगेटिव नहीं होती बेटा, ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी हम लिखते हैं इसको। और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो लगी हुई है, इसका मतलब है ये ज़ीरो की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब है ज़ीरो इंक्लूडेड है, यानी ज़ीरो शामिल है। आगे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट की तरफ देखते हैं। अच्छा ये पार्ट जो मॉड वाला है ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम्स में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। क्या है इसमें जी ऑफ एक्स है एक्स प्लस टू ओवर थ्री माइनस एक्स। जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में आए हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रैक्शन में। चूंकि आप देखिए फ्रैक्शन तब एग्जिस्ट करती है, तब डिफाइंड रहती है, तब जवाब देती है जब नीचे ज़ीरो ना आए, नीचे ज़ीरो ना आए। गौर से सुनिए, चूंकि जब भी नीचे ज़ीरो आ जाए, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए, यानी अगर थ्री माइनस एक्स ज़ीरो वैल्यू रख ले, थ्री माइनस एक्स की जवाब ज़ीरो आए, दूसरे लफ्ज़ों में एक्स थ्री हो, दूसरे लफ्ज़ों में यही मतलब है ना। आप थ्री को उधर लेके जाएं तो एक्स माइनस थ्री, तो एक्स थ्री ही आ जाएगा ना बेटा। तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका जवाब इन्फिनिटी बनेगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और हम तो डेफिनेट चाहते हैं, रियल नंबर चाहते हैं, इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है। तो बेटा ये तभी डिफाइंड रहेगा कि, तो देखें यहाँ मैंने बात समझाने की कोशिश की हुई है कि जब अगर आप एक्स थ्री ले लेते हैं, वही बात जो मैं बता रहा था, तो ये तो वाई अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप एक्स थ्री ले नहीं सकते। तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, थ्री पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लिहाजा थ्री लिया नहीं जा सकता डोमेन में। लेकिन बेटा ये तो बताएं कि सिर्फ थ्री माइनस थ्री ही ज़ीरो होता है ना, ओनली थ्री माइनस थ्री रिजल्ट होता है ज़ीरो। बट थ्री माइनस एनी अदर नंबर, चाहे जो भी सपोज कर लें, थ्री ना लें, बस थ्री ना लें, फिर कभी ज़ीरो जवाब नहीं आएगा। कोई भी नंबर लें, एनी अदर नंबर थ्री में से माइनस करें, थ्री के अलावा कह रहा हूं, तो जवाब कभी भी ज़ीरो नहीं आता।
और जवाब अगर नीचे ज़ीरो नहीं आता डिनोमिनेटर में तो फंक्शन डिफाइंड रहता है। फंक्शन डिफाइंड रहता है तो फिर किन के लिए रहता है? बस x3 नहीं ले सकते, तो ऑल रियल नंबर्स में से किसको निकाल दिया मैंने? 3 को। x की वैल्यूज ऑल रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट, इस माइनस का मतलब होता है स्वाए, स्वाए किसके? 3 के। बस 3 क्यों नहीं लिया? 3 पे तो अनडिफाइंड हो रहा है, और डोमेन में ऐसा नंबर या ऐसा मेंबर शामिल नहीं किया जा सकता जिसपे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, यानी रियल आउटपुट ना दे। 3 हमें रियल आउटपुट नहीं दे रहा बेटे, x की वैल्यू 3 रियल आउटपुट नहीं दे रही। और जब भी फ्रैक्शन का सवाल आए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्या बता दी है? डिनोमिनेटर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको ज़ीरो करके देख लिया करें, आपको पता चल जाएगा। 3 माइनस एक्स को साइड पे रफ वर्क कर लें, देखिए ये ज़ीरो होगा, चूँकि इसका ज़ीरो हो जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैंने रखता है। तो x की वैल्यू 3 पे ये ज़ीरो हो रहा है डिनोमिनेटर आपका, इसका मतलब है कि आपका फंक्शन 3 पे अनडिफाइंड हो रहा है। 3 पुट करने से ना नीचे 3 माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो नीचे आ जाए तो फ्रैक्शन के नीचे ज़ीरो आने से क्या हो जाता है? इन्फिनिटी आ जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ये मैंने सारी बात बताई है। अब आते हैं कि इसकी रेंज कैसी है। डोमेन तो हो गई बेटा, अगर ये x की वैल्यूज है तो फिर आपके पास यही डोमेन है, यहाँ लिखा नहीं हुआ डोमेन, नीचे एंड पे कंक्लूड की हुई है मैंने, यही कर देता हूँ। डोमेन तो हो गई फंक्शन की, डोमेन g ऑफ x जो है, डोमेन है तो फंक्शन g ऑफ x आ गई। क्या आ गई बेटा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। x की वैल्यूज को ही तो डोमेन कहते हैं ना, और हम कह रहे हैं x बिलोंग्स टू, x की वैल्यूज है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, यही x की वैल्यूज फंक्शन की डोमेन है। अब आते हैं रेंज की तरफ। रेंज के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और क्या सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने? यहाँ पहले कौन सेपरेट था? y अलग किया हुआ है आपने, देखे ना। गिवन फंक्शन की शक्ल है y इन टर्म्स ऑफ x, गौर से सुनिएगा, लेफ्ट पे y है और राइट पे ओनली x है, राइट पे ओनली x है। अब आपने इसे रिवर्स करना है, आपने लेफ्ट पे x रखना है, ऐसा चाहते हो राइट पे जितनी भी टर्म्स हो वो y की फॉर्म में हो, राइट पे फ्रैक्शन y की फॉर्म में आए, जबकि लेफ्ट पे x आ जाए। इसके लिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y के नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 माइनस एक्स से, और 1 मल्टीप्लाई होगा किससे? x प्लस 2 से। या फिर डिवाइड होने वाला लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, इस तरह समझ लें आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करें या डिवाइड होने वाले को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, एक ही बात है ना बेटा। और मैंने कहा था x वाली टर्म्स अलग करनी है तो पहले मल्टीप्लाई तो करें, ब्रैकेट्स ओपन करें, तो 3y माइनस एक्स वाई आ रहा है, 3y माइनस एक्स वाई ये प्रोडक्ट, और राइट साइड पे x प्लस 2 वैसे का वैसा लिख दिया गया है। x वाली टर्म्स अलग करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आपको नज़र x वाली टर्म्स पे रखनी है। तो कहाँ कहाँ x आ रहा है? तो 3y का 3y माइनस 2, दूसरी तरफ जाके माइनस 2, आपने एक तरफ x वाली टर्म्स पे मैंने कहा था नज़र रखें, उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करें, उन्हें अलग करने की कोशिश करें। किन को अलग करना है? x वाली टर्म्स को, चूंकि हमें x को अलग करना है, तो यू आर टू सेपरेट द टर्म्स इन्वॉल्विंग x। समझ आ रही है? तो x को बेटा अलग करने की कोशिश की गई है यहाँ पे, और यहाँ 3y माइनस 2 वैसे का वैसा, और x इसी मकसद से तो हमने x वाली टर्म्स अलग की हैं ताकि x कॉमन हो जाए। देखिए x दोनों टर्म्स में आ रहा है ना, इस टर्म में x कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस वाई जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ, तो 3y माइनस 2 ओवर 1 प्लस वाई अलग हो गया ना x, और x आ गया 3y माइनस 2 ओवर 1 प्लस वाई। अब ये अनडिफाइंड कब होगा? जब 1 प्लस वाई ज़ीरो होगा। जब 1 प्लस वाई ज़ीरो को मैं रफ वर्क में कहता हूँ लिख लिया करें, y की वैल्यू -1 पे ये अनडिफाइंड हो रहा है ये x आपका, तो इसे नहीं होना चाहिए -1, यानी आप y -1 आप नहीं ले सकते। तो देखिए y अगर -1 लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, सीधी बात है, तो y -1 नहीं ले सकते। तो रेंज में कौन सा नंबर y की वैल्यू नहीं आ सकती? तो ऑल रियल नंबर्स होगी रेंज, स्वाय किसके? -1 के। देखे ना, 1 प्लस वाई सिर्फ इसी सूरत में ज़ीरो होता है जब y को क्या लिया जाए? -1। बट एनी अदर नंबर, देखिए 1 प्लस -1 ही ज़ीरो होता है ना, उसके बाद 1 प्लस वाई कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, यानी -1 के अलावा y की वैल्यू -1 के अलावा कभी भी 1 प्लस 2 हो तो 3 आ जाता है, 1 प्लस 3 हो तो 4 आ जाता है, 1 माइनस 3 हो तो -2 आ जाता है, कभी भी ज़ीरो नहीं आता, सिर्फ 1 -1 से ही ज़ीरो आता है ना मेरा बेटा। इसीलिए कहा कि ऑल रियल नंबर्स होगी रेंज, स्वाय किसके? एक्सेप्ट, माइनस को पढ़ते हैं एक्सेप्ट या स्वाय -1 के, तो रेंज में -1 नहीं लेना, बाकी सारे रियल नंबर्स लिए जा सकते हैं। तो x इज डिफाइंड इफ 1 प्लस वाई इज नॉन ज़ीरो। आगे चलते हैं, डोमेन रेंज के क्वेश्चंस हो गए हैं।
नेक्स्ट बड़ा सादा और आसान सा क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। आपको एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन, और एफ ऑफ टू गिवन है किसके इक्वल -3 और एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। बेटा फंक्शन गिवन था पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में, और इसमें फ़र्क कोई नहीं है इस क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या मतलब फ़र्क नहीं है? वहाँ भी एक फंक्शन गिवन था और उसकी डिफरेंट पॉइंट्स पे वैल्यूज़ ले रहे थे आप। तो एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ टू लेना जानते हैं आप, फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के मुख्तलिफ पार्ट्स में, सॉरी ये काम करके आए हैं। तो देखें एफ ऑफ एक्स गिवन है, मैंने लिखा गिवन दैट, फंक्शन गिवन था ना आपका एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन, सबसे पहले गिवन को लिखते हैं। दूसरी बात एफ ऑफ टू डिस्कस हो रहा है क्वेश्चन में, तो मैंने पहले एफ ऑफ टू लिया, एक्स को 2 पुट किया, तो इधर लेफ्ट पे एक्स को 2 करेंगे तो राइट पे भी जहाँ जहाँ एक्स है बेटे वहाँ 2 आ जाएगा ना। देखें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 लिखते जा रहे हैं, +1, तो बेटा ये आ जाएगा 2 का क्यूब 8 -4a + 2b + 1, ये -4a + 2b + 9 आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे एफ ऑफ -1, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, एफ ऑफ -1 है बेटा, ये एफ ऑफ जस्ट -1, ठीक है। एफ ऑफ -1 भी अंडर डिस्कशन है ना आपके, तो अंडर डिस्कशन फंक्शन की जहाँ जहाँ वैल्यूज बेटा लेनी थी, जो जो इनपुट लेनी थी 2 पे 2 इनपुट लेनी है, और -1 तो उन पे आपने वैल्यूज ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं फंक्शन की। तो -1 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ x था वहाँ -1 लिख दिया है, राइट साइड पे भी आपने +1 वैसे का वैसा, कांस्टेंट टर्म को तो नहीं ना चेंज कर सकते आप, तो x की जगह पुट कर रहे हैं। -1 की पावर ऑड है, 3 ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर +1 होता है, लिहाजा +1 -a से मल्टीप्लाई हो भी जाए तो -a रहता है। आगे b इंटू -1 -b होता है, और +1 वैसे पहले से मौजूद था, लेकिन +1 -1 से कैंसिल हुआ तो बचा -a -b। जी तो बेटा देखें आपने दोनों की वैल्यूज एफ ऑफ टू की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, -4a + 2b + 9, ठीक है ना। और आपने दूसरी वैल्यू जो है एफ ऑफ -1 की वो भी -a -b, इन दोनों फंक्शंस की वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली हैं। तो अब आप देखें कि सबसे पहली बात ये कि आपने इक्वेशंस में वैल्यूज वापस करनी है। आपको जो गिवन था कि एफ ऑफ टू किसके इक्वल है, -3 के, ये इफ के साथ लिखा हुआ था ना, तो गिवन में था ना। आपने एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या निकाली, -4a + 2b + 9, तो आपने एफ ऑफ टू की जगह पे वैल्यू लिख देनी है। इक्वल किसके है, -3 के है, इक्वल टू -3 लगा देना है। देखिए ये फिर से लाइक टर्म्स है, कुछ +9 और -3, इधर आके +3 हो सकता है, या 9 को उधर ले जा सकते हैं, राइट साइड पे ले जाए 9 को, कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ हो जाएंगी, तो -4a + 2b आ जाएगा, -3 -9 -12। ये तमाम टर्म्स -2 पे डिविजिबल हैं, -2 से इसलिए कि पहला कोएफिशिएंट भी नेगेटिव है, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप ना करना चाहे तो कोई मसला नहीं, आप +2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑल टर्म्स को डिवाइड किया मैंने, तो आ गया 2a - b = 6, ये फर्स्ट इक्वेशन है। आल्सो आपके पास एक सेकेंड इक्वेशन भी तो थी ना, एफ ऑफ -1 = 0, उसमें एफ ऑफ -1 की वैल्यू पुट कर देंगे, -a -b वहाँ पुट करें तो इक्वल टू 0 आ जाता है। देखें ना, आपको गिवन था कि एफ ऑफ -1 0 है, और आप देखें एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या निकाली है आपने, -a -b, तो आपने -a -b को इक्वल टू 0 एज इट इज़ लिख देना है, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख देनी है, -a -b आ गई वैल्यू एफ ऑफ -1 की वैल्यू, वहाँ से -a आ गया +b, या a की वैल्यू आपके पास आ गई -b, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने, a की वैल्यू आई है -b। अब ये a की वैल्यू आप प्रीवियस इक्वेशन में पुट कर दें, 1 में पुट कर दें, यानी a को -b लिख दें। बेटा a की जगह -b लिखा है मैंने, देख सकते हैं आप, तो -2b -b -3b हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 चल रहा है ना, और b आ जाएगा 6/-3, b आ जाएगा -2। और अब आप इस वैल्यू को पुट कर दें, b की वैल्यू को -2 पुट कर दें। कहाँ पुट करेंगे बेटा, सेकंड में बड़ी आसान है, फर्स्ट में भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये बड़ी आसान सी इक्वेशन लिखी हुई है। सेकंड इसमें b की वैल्यू पुट करते ही b कितना आया बेटा, -2, यहाँ जाएगा तो -2 बन जाएगा, माइनस इंटू -2 +2 होता है, वैल्यू ऑफ a आपकी +2 आ जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स ऑन द ग्राउंड, द हाइट इज आफ्टर x सेकेंड्स इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, हाइट का फार्मूला दे दिया उसने, सपोज यहाँ पे ग्राउंड लेवल है और ये स्टोन जो है किसी खास हाइट से, h हाइट से नीचे गिरा दिया गया है, इट इज़ लेट फॉल
फ्रॉम दिस हाइट, और ये हाइट का जो फार्मूला उसने डिफाइन किया एच ऑफ एक्स के हाइट एट एनी टाइम एक्स, एक्स यहाँ पे टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है, वो है 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, फार्मूला गिवन है हाइट का। और आपसे क्या कहता है, देखिए फंक्शन जैसे गिवन होता था और उसकी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे वैल्यूज फाइंड करते थे आप, देखिए ना मुख्तलिफ इनपुट्स बदल बदल के, इनपुट एक्स है ना बेटा इसकी। अब वो कह रहा है कि आप 1 सेकंड के बाद बताएं कि जो वो स्टोन है वो किस हाइट पे होगा। 1 सेकंड का टाइम गुजर गया तो कितने डिस्टेंस पे, तो अभी वो क्या है जी, वो कह रहा है 60 मीटर्स की हाइट से, ये टोटल असल में जो डिस्टेंस है, टोटल हाइट जो है ना ग्राउंड से उसकी, वो 60 मीटर की हाइट से ये नीचे गिराया गया है। बात समझ आ रही है जी। अब हर सेकंड में वो नीचे आ रहा होगा ना, तो 1 सेकंड में वो कह रहा है कितना नीचे आ जाएगा, कितनी हाइट रह जाएगी, यूं कह ले हाइट कितनी रह जाएगी। तो हाइट एच ऑफ एक्स है ये हाइट एट एनी टाइम एक्स, इसे यूं पढ़े, एच ऑफ एक्स क्या है, हाइट एट एनी टाइम एक्स इज गिवन टू बी 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। सो व्हेन एक्स इज 1 सेकंड, आप एक्स को 1 पुट कर देंगे, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें करने का। आपने एक्स को 1 पुट कर देना है बेटे बोथ साइड्स पे, इधर भी एक्स को 1 लिखना है, इधर भी जहां एक्स है वहां 1 पुट कर देना है। तो हाइट एट 1 सेकंड है, एच ऑफ 1 का ये मतलब है। हाइट आफ्टर 1 सेकंड भी कह सकते हैं, या हाइट एट 1 सेकंड। तो बेटा वो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 10 1 ज़र 10 आ जाना है, 40 माइनस 10 कितना होता है, 30 मीटर्स रह जाएगा। लो हाफ डिस्टेंस तो वो ट्रेवल कर भी गया है 1 सेकंड में, वो यहाँ आ गया है, आधा डिस्टेंस यानी 30 मीटर की हाइट पे रह गया है, यूं कह लें नीचे से ऊपर, या यहाँ से देख सकते हैं आप, यानी 30 मीटर उसकी हाइट रह गई है, दूसरे लफ्जों में 30 मीटर ही हाइट रह गई है, क्योंकि 60 टोटल थी ना। अच्छा चलें, ये कोई वैसे मैं आपको साथ साथ डायग्राम से भी वजाहत किए जा रहा हूँ, लेकिन इतनी कोई ज़रूरी नहीं है। एक्स आपके पास 1.5 सेकंड है, ज़रा कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं डायग्राम से, इसलिए डायग्राम ड्रॉ करके दी थी। नेक्स्ट देखेंगे आप, तो बेटे लेते हैं बी पार्ट जिसमें एक्स 1.5 सेकंड है, तो आप एक्स को 1.5 पुट कर देंगे, सीधी सीधी बात। इधर एक्स को 1.5 लिखेंगे तो राइट साइड पे भी एक्स को 1.5 ही लिखना होगा, रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, 1.5 का स्केयर 2.25 होता है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है 22.5, 40 माइनस 22.5 करें तो 17.5 मीटर्स। एक्स 1.7 लेना है तो आपने दोनों तरफ एक्स को, फिर एच ऑफ एक्स का फार्मूला लिखा ना मैंने, और वहाँ पे एक्स को लिया कितना 1.7 सेकंड, तो एक्स को दोनों तरफ 1.7 सेकंड पुट कर देंगे। 1.7 का स्क्वायर 2.89 मल्टीप्लाइड बाई 10 28.9, 40 में से 28.9 माइनस करें तो 11.1 मीटर्स आता है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब देखें कब टकराएगा, कह रहा है ज़मीन के साथ, तो भाई ज़मीन से तब टकराएगा जब अपनी हाइट लूज कर देगा। लूज करने का मतलब हाइट उसकी उस वक्त क्या हो जाएगी, 0। देखें जब स्टोन ज़मीन पे आ रहेगा, ज़मीन को टकराएगा, आके अर्थ की सरफेस पे जाके टकराएगा, तो भाई हाइट क्या हो जाएगी उसकी उस वक्त, हमें वो टाइम तो नहीं पता। हाइट एट दैट पर्टिकुलर टाइम एक्स मस्ट बी 0। एच ऑफ एक्स मीन्स हाइट एट दैट पर्टिकुलर टाइम एक्स मस्ट बी 0। एच ऑफ एक्स को 0 लेंगे बेटा। द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड व्हेन हाइट बिकम 0, यानी एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, बट एच ऑफ एक्स तो 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, बार बार ये डिस्कस हो रहा है। एच ऑफ एक्स तो 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू 0 वैसे का वैसा, दिखे ना। और यहाँ इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, माइनस 10 एक्स स्क्वायर इधर रहने दें, 40 जाके क्या बनेगा, 0 की साइड पे ले जाएं तो माइनस 40 हो जाएगा। माइनस 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो बेटा 10 4 ज़र 40 हो जाना है, माइनस माइनस से कट जाना है, तो एक्स स्क्वायर 4 रह जाना है, और एक्स आएगा। वैसे तो प्लस माइनस 2 होता है जब भी आप स्क्वायर खत्म करते हैं, लेकिन बेटा टाइम नेगेटिव में चूँकि जा नहीं सकता, तो इसलिए हमने नेगेटिव केस लिया ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव ले लिया है। अगला क्वेश्चन है जी, एफ ऑफ एक्स आपके पास है 3x माइनस 5, डिटर्मिन द डोमेन एंड रेंज, जो बड़ी हमने दफ़ा डिस्कस कर लिया है, फिर एक दफ़ा कर लेते हैं जी डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन को y लेते हैं, देखें y लिया होगा, y का है ना जी, और लीनियर इक्वेशन की डोमेन और रेंज क्या होती है, क्या याद करवाया, ऑल रियल नंबर्स होती है, चूँकि y रियल ही रहता है, x जो मर्जी पुट करें, पॉजिटिव करें, नेगेटिव रियल नंबर करें या 0 पुट करें, हर सूरत में y का आंसर जो आएगा, आउटपुट जो आएगी वो रियल नंबर होगी। लिहाजा डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, और बदले में रेंज भी पॉजिटिव भी आएगी, नेगेटिव भी आएगी, y की वैल्यू चाहे चेक कर लें। 0 भी आता है, 0 कब आता है, जब x आप 5/3 पुट करें,
क्योंकि ऑल रियल नंबर्स में मौजूद है, यानी डोमेन मेंबर पुट करें, ये वाला डोमेन मेंबर पर्टिकुलर है, मेरे माइंड में आया है, तो इस पर वाई ज़ीरो आ जाएगा, पुट करके देखें तो आ जाएगा 3 × 5/3 -5। ये क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि वाई एग्जैक्टली ज़ीरो भी आता है, वाई पॉजिटिव भी आता है, वाई नेगेटिव भी आता है, वाई ज़ीरो भी आता है, यानी ऑल रियल नंबर्स आ जाता है वाई भी। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि साबित करें कह रहा है, बल्कि चेक करें कि क्या ये फंक्शन 1 to 1 है, जस्टिफाई योर आंसर। देख लेते हैं। देखिए 1 to 1 फंक्शन की ये बेसिक डेफिनेशन याद करें कि अगर f(x1) f(x2) के बराबर लिया जाए तो उससे हमें पता है क्या मिले, क्या हासिल हो, x1 = x2। यानी अगर इमेजेस सेम हैं तो वो एलिमेंट्स जिनकी वो इमेजेस हैं वो भी सेम होंगे, इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। खैर, हमने यहाँ से बात शुरू करनी है, f(x1) = f(x2) ले लेना है, ये पहले सपोजिशन लेनी है ये वाली। जैसे ये f(x1) तो भाई f(x) किसके इक्वल है बताएं, 3x + 5 के इक्वल है ना। आप क्या चाहते हैं, f(x1) लिखना, तो x को जगह पे आप x1 लिख दें। देखें f(x) अगर आपका क्या है, 3x - 5 है, तो f(x1) लिखना चाहते हैं ना, तो बेटा जहाँ जहाँ x है वहाँ आप x1 लिख दें, तो आ जाएगा 3x1 - 5, ये f(x1) है, और f(x2) x को x2 से रिप्लेस करके आएगा, बात समझ रहे हैं। और -5 बोथ साइड्स पे आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी अगर इस तरह नहीं करना तो -5 उधर जाके +5 बनेगा, फिर भी कैंसिल ही होगा ना जी। बोथ साइड्स पे अगर आप इक्वल क्वांटिटीज देखें तो कैंसिल कर दिया करें, और आपके पास बचा है 3x1 = 3x2। भाई 3 भी 3 से कैंसिल हो जाना है दूसरी तरफ डिवाइड होके, तो ये तो आ गया x1 = x2, तो ये तो कंडीशन जस्टिफाइड है जो मैंने कही थी, तो फिर फंक्शन 1 to 1 है। अब आते हैं कि ये साबित करते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू भी है। देखिए अगला पार्ट है कि चेक करें क्या ये फंक्शन ऑन टू है इफ़ द कोडोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। वैसे तो आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिया है कि ये साबित करना होता है बेटा कि पहले y अलग, यहाँ से x अलग करते हैं, जैसे पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था इक्वेशन से। यहाँ y सेपरेट है तो आप यहाँ से x सेपरेट करने की कोशिश करें, तो x वाली टर्म 3x से अलग कर लें 3x को, तो 3x हो जाएगा y + 5 जाके बेटा 3x आया y + 5, तो यहाँ से x अलग करना है तो 3 भी जाके डिवाइड करवाना पड़ेगा। x को अलग देखें कर लिया है, और y + 5/3 आया, सीधा करके लिखा है, x आया y + 5/3। अगर हर y के लिए f(x) के लिए y मौजूद हो तो इसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन। देखें f इज ऑन टू इफ रियल नंबर y, इफ एवरी रियल नंबर y देयर इज अ रियल नंबर x, हर y के लिए x मौजूद हो। ये भी एक डेफिनेशन है ऑन टू फंक्शन की। इस तरह से भी ऑन टू फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बड़ा आसान बताऊंगा, वो उससे भी आप ऑन टू फंक्शन फाइंड कर सकते हैं कि है या नहीं है। बहरहाल x आपने अलग कर लिया जी, तो उसके बाद आपने f ऑपरेट करना है, या यूं कह लें कि इस जगह पे x की वैल्यू पुट करनी है अपने गिवन फंक्शन में। x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ y + 5/3 पुट करना है आपने। तो x को आपने y + 5/3 जब पुट किया तो क्या आ जाएगा, इधर अगर आपने x को लिखा y + 5/3 तो यहाँ भी जहाँ x है वहाँ y + 5/3 आ जाएगा, और -5 एज इट इज़ 3 से कैंसिल हो रहा है, y + 5 - 5 से y रह जाएगा। f(x) अगर y आ गया है वापस, ये देखें y f(x) के बराबर होता है ना। आपने लिखना है f(x) = y आता है या नहीं आता, यानी रिवर्स कंडीशन अगर क्रिएट हो जाए कि व्हेन एवर y = f(x) it gives you f(x) = y, we can say the function is on to function। एक बात तो ये है। दूसरी बात मेरे बेटे ये है कि आप देखें आपने रेंज क्या कही थी, ऊपर जाके देखें फंक्शन की रेंज क्या थी, देख लेते हैं। फंक्शन की, इस फंक्शन की रेंज हमने ऊपर फाइंड की है, ये देखें रेंज थी ऑल रियल नंबर्स, और आपकी कोडोमेन क्या थी, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर्स है। यहाँ देखें अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो, याद कर लें इस छोटी सी बात को, आपने तीसरे नंबर पे ये सारी बात चाहे ना लिखें, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप लिखें, ये चूँकि बुक में इस तरह से ऑन टू फंक्शन को प्रूव करवा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि ठीक है, वो मेथड भी ठीक है, लेकिन शॉर्टकट वे अडॉप्ट किया जा सकता है, और बेटा मार्क्स भी पूरे मिलते हैं इससे।
लिहाजा 2 लाइनें लिखनी है। सिर्फ क्या लिखना है, सिंस रेंज इस फंक्शन की जिसे f से डिनोट किया जा रहा है, फंक्शन f है, रेंज ऑफ f ऑफ x, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू को डोमेन। और जब भी ये छोटी सी कंडीशन है रेंज को डोमेन के इक्वल हो, हम कहते हैं f इज ए ऑन टू फंक्शन। बेटा फंक्शन ऑन टू कहलाता है अगर उसकी रेंज को डोमेन के इक्वल हो। नेक्स्ट है बेटा, ये फंक्शन है एक फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में मैंने आपको डोमेन और रेंज बड़ी बताई है, समझाई है। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको ज़ीरो करके देख लिया करें डिनोमिनेटर को, और x की वैल्यू -1 आती है, इसका मतलब -1 पे ये अनडिफाइंड होगा, इसका मतलब है ये नहीं होना चाहिए। या दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह लिख लिया करें कि x+1 को 0 नहीं होना चाहिए, तो आपका x -1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब डोमेन में -1 नहीं ले सकते, और रियल नंबर सारे ले सकते हैं स्वाय किसके, -1 के। सो y तभी रियल होगा अगर x+1 0 नहीं होगा, यानी दूसरा वही बात जो मैंने की, x -1 नहीं ले सकते तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगी एक्सेप्ट -1। और बात बेटा रेंज लाने के लिए मैंने कहा था कि y इन टर्म्स ऑफ x है ना, तो आप x इन टर्म्स ऑफ y लिखें, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कह लें, तो y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x -1 से, और उधर रह जाएगा 2x+3। आप नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना क्या है, x सेपरेट करना है। तो मैंने कहा था आप x वाली टर्म्स पे नज़र रखें, जैसे अंदर y को मल्टीप्लाई किया है xy + y आ गया है, ठीक है ना, 2x - 3 के इक्वल। और आपको x वाली टर्म्स चूँकि अलग करनी है, तो x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आए, एक तरफ ले गए x वाली टर्म्स को, और एक तरफ सिर्फ y वाली टर्म यानी y + 3, ये -3 जाके बेटे ऐड करवाया है, और x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जा रहे हैं। और देखें x वाली टर्म्स में कॉमन आ नहीं गया x, जिससे सेपरेशन में आसानी हो जाएगी। x जैसे ही कॉमन लेंगे इस राइट साइड से, आपके पास x × 2 - y बना, जो कि जाके डिवाइड हो जाएगा y + 3 से, y + 3/2 - y x आ जाएगा, ठीक है जी। अब x आपके पास ये जो आ गया, इसमें देखें तो क्या नहीं डिनोमिनेटर होना चाहिए, क्या किसके बराबर ना हो तब ये x डिफाइन होगा। x डिफाइंड तभी होगा अगर 2 - y 0 ना हो। डिनोमिनेटर को देखें, फिर फ्रैक्शन आ गई है, डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होगा तो ये डिफाइंड रहेगा x आपका। इसका मतलब है -y इज़ नॉट इक्वल टू -2, माइनस से कट कर दें तो y शुड नॉट बी इक्वल टू -2 सॉरी +2, तो y 2 नहीं ले सकते, इसका मतलब रेंज में 2 नहीं ले सकते। ये देखें रेंज आपकी ऑल रियल नंबर्स है, ये देख सकते हैं, स्वाय किसके, 2 के। तो यहाँ से इस मेथड से आपको पता चल जाता है। अब आते हैं जी कि ये ऑन टू है या नहीं है, उसने पूछा था। इसके सेकंड पार्ट की तरफ आएँ तो ये पूछा गया था कि क्या डिटरमिन करें कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो बेटा मैंने कहा था कि रेंज जो है कितनी आई है, रेंज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 आई है, जबकि को डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स का सेट होता है। चूँकि फंक्शन यहाँ पे को डोमेन R लिख रहा है, यहाँ पे उसने गिवन फंक्शन में बताया है को डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स है। यहाँ देखें बेटा, ये देखें ये लिखा हुआ है, 8th क्वेश्चन की बात हो रही है ना, R है, तो ये को डोमेन है। एरो जिस पे जा रही होती है बेटा, इसे को डोमेन कहते हैं। कॉन्सेप्ट आपको को डोमेन का शायद इससे पहले ना हो, और जिस तरह से टेल लगी होती है इसे डोमेन कहते हैं। लेफ्ट पे डोमेन होती है, राइट पे होती है को डोमेन, याद रहेगी बात। को डोमेन कितनी है R, जबकि हमारी रेंज कितनी आई थी, रेंज आई थी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, यानी ऑल रियल नंबर्स नहीं है, मतलब उसमें 2 नहीं है ना, बस बाकी सारे रियल नंबर्स हैं। ऑल रियल नंबर्स है स्वाय 2 के, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स में तो 2 भी होता है, 2 भी होता है, यानी एग्जैक्टली आपकी रेंज जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के इक्वल नहीं आई। और मैंने कहा था कि अगर आपके पास रेंज आपकी को डोमेन के इक्वल ना आए तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता, को डोमेन के इक्वल होता तो ऑन टू होना था ना। अब आपने 1 to 1 चेक करना है, तो देखें फंक्शन इज 1 to 1 इफ f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2। तो पहले आपने ये लेना होता है f वाली चीज़, f of x1 is equal to f of x2 सपोज कर लेंगे। x की जगह पे x1 लिखें तो आता है 2x1, यहाँ देखें 2x1 - 3 ओवर x1 + 1। इस तरह से राइट साइड पे भी आप पुट करें, x को x2 पुट करें, या इस f of x2 के लिए x को x2 पुट करना पड़ेगा।
उसके बाद बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, आप देख सकते हैं 2x1 माइनस 3 x2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, जबकि 2x2 माइनस 3 x1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2x1 x2, और फिर 2x1 इंटू 1 भी होना है, इसने 1 से भी मल्टीप्लाई होना है, फिर माइनस 3 ने भी दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होना है। सर यानी ब्रैकेट ओपन की गई है, 2x2 x1 आएगा, यानी x1 x2 और x1 x2 में x2 x1 में कोई फ़र्क नहीं होता बेटा। नेक्स्ट देखें तो 2x2 1 ज़र 2x2 माइनस 3x1 एंड माइनस 3, चेक करें ना ज़रा टर्म्स, तो देखें आपके पास कौन कौन कैंसिल हो रहा है, बोथ साइड पे माइनस 3 सेम साइन की टर्म्स कैंसिल होती हैं बेटा। 2x1 x2 भी दोनों तरफ आ रहा है, आपके पास 2x2 और 2x1 और आपके पास, और एक तरफ ले आए x1 वाली टर्म को, इसको लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लें, 2x1 लेफ्ट पे था तो प्लस 3x1 हो जाएगा, लेफ्ट पे आके राइट वाली टर्म लेफ्ट पे लेके आए हैं। x2 वालों को भी इकट्ठा कर लें, इधर 2x2 है और इस तरफ माइनस 3x2 है बेटा, ये राइट पे चला जाए तो हो जाएगा प्लस 3x2, तो इधर 5x1 उधर 5x2 बन जाएगा, 5 भी 5 से कट जाना है और आपके पास बच गया है x1 इज इक्वल टू x2। कंडीशन फुलफिल कर गई है, थोड़ी देर पहले आपको मैंने 1 to 1 की कंडीशन बताई है। 9th क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है r प्लस 2 r प्लस, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं बेटा, r प्लस का मतलब है द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। r प्लस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो देखिए आपने सबसे पहले कह रहा है ये डिफाइन किस तरह एफ ऑफ एक्स को किया हुआ है, ई पावर माइनस एक्स इक्वल है शो दैट एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव किसे कहते हैं याद रखें, पहली बात तो बेटा 1 to 1 और ऑन टू को दो खूबियों का मालिक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। कौन सी दो खूबियाँ? फंक्शन 1 to 1 भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, ठीक है। अगर दो खूबियाँ होंगी ना 1 to 1 और ऑन टू चेक करना है बस अब आपने कि क्या ये 1 to 1 है, तो 1 to 1 की कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ x1 अगर एफ ऑफ x2 की इक्वल लिया जाए तो उससे क्या मिले, x1 इज इक्वल टू x2, ये अंदर वाले ब्रैकेट्स वाले भी आपस में बराबर हो। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखें अगर x को x1 लिखा तो आ जाएगा e पावर माइनस x1। बेटा अगर आप लेफ्ट पे x को x1 लिखते हैं तो e पावर माइनस x1 आता है ना, और इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेना है आपने, तो देखें एफ ऑफ x2 कैसे आएगा, x को क्या लिखेंगे, x को x2 लिखें, तो राइट साइड पे भी आप जहाँ x देख रहे हैं वहाँ आपको x2 लिखना है बेटा, तो एफ ऑफ x2 ई पर माइनस x2 होता है। देखें अब दोनों तरफ बेसिस सेम है तो फिर पार्स भी सेम होती हैं बेटा, याद रखें किसी क्वेश्चन की बेसिस सेम हो तो पार्स भी इक्वल होती हैं। माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, इसे कंपेरिजन कहते हैं मेरा बेटा, तो माइनस भी माइनस से कट गया, इससे तो आ गया x1 इज इक्वल टू x2, तो ये 1 to 1 तो है। 1 to 1 को 1 1 भी कहते हैं, 1 1 फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन। बात समझ आ रही है बेटा। फिर रेंज देखें f की तो r प्लस है, अब मुझसे पूछेंगे r प्लस कैसे हो गई रेंज, तो मैं बताऊंगा जी। देखें मैं बताता हूँ, y की वैल्यूज़ को रेंज कहते हैं या एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को रेंज कहते हैं, और वो रेंज के किसकी वैल्यूज़ है, e पावर माइनस एक्स की। आपको पता है कि e, मैं यहाँ रीज़न भी बता देता हूँ, बिकॉज y कह लें या एफ ऑफ एक्स कह लें इक्वल किसके है, e पावर माइनस एक्स के, जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ देता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता बेटा। आप कैलकुलेटर उठा लें, e की पावर्स ले लें, e की पावर प्लस 1 लें, अगर x को 1 लूँगा मैं तो ये बनेगा -1, e पावर -1 1 ओवर e होता है, यानी 1 ओवर 2.718, मुझे e की वैल्यू याद है बेटा। 1 को 2.718 से डिवाइड कर भी ले तो पॉजिटिव आता है, इस तरह e की पावर -2 1 ओवर e स्क्वायर होगा तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर आप e कोई पहले पॉजिटिव नंबर ले रहा था, मैं x को पॉजिटिव सपोज कर रहा था, अब मैं नेगेटिव लेता हूँ, मसलन मैं x को -1 लेना चाहता हूँ, x को -1 लूँगा तो e की पावर माइनस इंटू -1 e की पावर +1 हो जाएगी, 2.718 आता है। मैं बहुत सारी मिसालें देकर समझा रहा हूँ, फिर पॉजिटिव आ गया है, तो पावर चाहे पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, इवन ज़ीरो ले लें आप, x को 0 पुट करके देखें, x को 0 करें तो e की पावर 0 बन जाता है y, और e पावर 0 +1 होता है, वो फिर पॉजिटिव है बेटा। किसी सूरत भी e पावर माइनस एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव नहीं होती, बल्कि कैसी होती हैं, पॉजिटिव। तो क्या आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स नहीं आ रही, वैल्यूज़ तो रेंज होती है, y की वैल्यूज़ को तो रेंज कहते हैं और वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, जबकि कोड डोमेन हमारी बेटा, यहाँ कोड डोमेन नज़र आ रही है आपको,
तो कोडोमेन क्या थी? पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट थी। तो क्या रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है? तो फिर ये 1 to 1 ऑन टू हुआ ना बेटा। और अगर 1 to 1 तो पहले ही साबित हो गया था, 1 to 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। और अगर ये दोनों खूबियों का मालिक है तो बाई बाई कहते हैं टू को, ऑब्जेक्टिव कहते हैं प्रॉपर्टी को। तो जिसमें दो खूबियां हों, बाई का मतलब टू है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एफ फ्रॉम जी फ्रॉम, बल्कि आर टू आर है, डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। कह रहे डिटर्मिन करें कि जी ऑफ एक्स जो है इंजेक्टिव है एंड और सरजेक्टिव है। सरजेक्टिव दूसरा नाम है ऑन टू होने का। सरजेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू फंक्शन, याद रखिएगा। सरजेक्टिव ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है। एन ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नोन टू बी सरजेक्टिव फंक्शन। बात याद रहेगी जी। सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 to 1 है कि नहीं है। तो उसी के लिए जी ऑफ x1, चूँकि फंक्शन जी से डिनोटेड है, जी ऑफ x1 इज इक्वल टू जी ऑफ x2 अगर एज्यूम करें तो वहाँ से क्या मिलना चाहिए? x1 इज इक्वल टू x2 मिलना चाहिए। आए देखते हैं जी ऑफ x1 इज इक्वल टू जी ऑफ x2 आपको देता क्या है। तो x को x1 लिखेंगे आप तो x1 क्यूब माइनस 3x1 आ जाएगा। और अगर x को x2 लिखेंगे यहाँ पे आप तो आ जाएगा x2 क्यूब माइनस 3x2। अब आप x क्यूब वाली टर्म्स एक तरफ कर दें, बल्कि सारी टर्म्स लेफ्ट पे ले आए हैं। x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, ज़रा तरतीब भी ज़रा क्यूब वाली टर्म्स पहले, माइनस 3x1 और प्लस हो जाएगा ये लेफ्ट पे जाके प्लस 3x2। बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग रहा है यहाँ पे, देखें ये जो मैंने अंडरलाइन किया ना बेटा, ये वाला हिस्सा देखिए। यहाँ फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू, ये फार्मूला याद कीजिए। ये होल का क्यूब नहीं है, ये इंडिविजुअल्स का क्यूब है बेटा। एक चीज़ होती है ए माइनस बी का होल क्यूब, बच्चे अक्सर उससे कंफ्यूज होते हैं। वो फार्मूला और है, वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, बात समझ रहे हैं। जबकि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसका फार्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है बेटा, याद कर लीजिए। इसलिए x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म। देखें ए क्यूब माइनस बी का क्यूब, देखें तो ए माइनस बी आ गया ना बेटा शुरू में, इंटू ए स्क्वायर पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देख सकते हैं ये फार्मूला यूज़ हुआ है। और अगली दो टर्म्स में -3 कॉमन है बेटे नेक्स्ट टू टर्म से, तो आता है माइनस कॉमन लेने से ना साइन चेंज हो जाते हैं, x1 माइनस x2 हो जाएगा। अब x1 माइनस x2 ओवरऑल कॉमन हो गया है, तो बाकी बेटा ये बचेगा ब्रैकेट में x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर माइनस 3 बचा। अब या तो पहला फैक्टर 0 है, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना बेटा, या फिर दूसरा फैक्टर 0 है। देखें आइदर द फर्स्ट फैक्टर इज 0। एक से तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया है, लेकिन बेटा दूसरी कंडीशन भी तो है, हो सकता है वो वायलेट कर जाए। ठीक है ना, सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि बस यहाँ आने गया x1 इज इक्वल टू x2 तो फिर ये बात तो हो गई, और अगर ये बात होगी तो 1 to 1 है। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। आप जब तक दूसरी कंडीशन फैसला साज बनेगी, ये इसकी मदद से फैसला होना है सेकंड कंडीशन से। तो बेटा आपने x1 को अपनी ऐसे ही ना ये देखने के लिए कि क्या डिफरेंट लेके देखते हैं x1 और x2, यानी x1 को 0 ले लिया है, मैं बताता हूँ, और वैल्यू वो ली है जो पुट करनी आसान हो, वो वैल्यूज़ ली हैं x1 और x2 की जो पुट करनी आसान हो। और x2 कितना ले लिया आपने? √3। और अगर ये पुट करते हैं आप यहाँ पे, और हाँ हम कैसे x1 और x2 ले रहे हैं, इक्वल नहीं है बेटा, x1 कुछ और ले लिया मैंने कहा था। और पता है इससे क्या आना चाहिए, अगर ये 1 to 1 है तो इससे आना चाहिए f of x1 शुड नॉट बी इक्वल टू f of x2। इक्वल के लिए इक्वल होता है और अनइक्वल के लिए अनइक्वल बेटे, ये फार्मूला यूँ चलता है। ये भी 1 to 1 फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन है बेटे, अनदर डेफिनेशन कि एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल देन इमेजेस विल नॉट बी इक्वल। कि अगर एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो तो फिर इमेजेस भी उन एलिमेंट्स की इक्वल नहीं होती। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इसे कहते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। बहरहाल मैंने x1 और x2 बराबर नहीं है, मेरे x1 x2 बराबर नहीं है, लेकिन g ऑफ x1 अगर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, g ऑफ 0, x1 0 है ना बेटा, आपने x1 को 0 सपोज किया है, तो g ऑफ 0 ज़रा पुट करें अपने फंक्शन में। क्या था g ऑफ x आपका फंक्शन? x क्यूब माइनस 3x में अगर आप x की जगह पे 0 लिखते हैं तो 0 क्यूब माइनस 3 टाइम्स 0, तो 0 क्यूब माइनस 3 टाइम्स 0 तो 0 ही होता है ना मेरा बेटा। और अगर आप x2 की वैल्यू क्या ले रहे थे भला, √3 x2, और आप g ऑफ x2 मतलब g ऑफ √3 बना, और g ऑफ √3 का क्यूब।
-3 टाइम्स x था ना, तो 3 स्क्वायर रूट 3 की क्यूब रूट क्यूब को खोलें, स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट 3 के क्यूब को खोलें तो 3 दफ़ा लिखेंगे आप स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो एक तो स्क्वायर बन गया स्क्वायर रूट 3 का, एक तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया और एक बच गया स्क्वायर रूट 3 आपके पास एज इट इज। स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं तो आंसर आ रहा है 3 स्क्वायर रूट 3 बेटे। तो ये क्यूब जो है इसका आंसर क्या है 3 स्क्वायर रूट 3। मैंने साइड पे आपको सारा समझाया है। और -3 स्क्वायर रूट 3 भी आ रहा है आगे, ये भी कैंसिल हुए और रिजल्ट 0 आ गया। तो g ऑफ x1 तो g ऑफ x2 के इक्वल आ गया। g ऑफ x1 का आंसर भी 0, g ऑफ x2 का आंसर भी 0। हालांकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को तो डिस्टिंक्ट इमेजेस रखना चाहिए था, यहाँ अनइक्वल आना चाहिए था सूली तौर पे, लेकिन इक्वल आ गया है। ये बताता है कि जी 1 to 1 नहीं है, और अगर 1 to 1 नहीं है तो इंजेक्टिव भी नहीं है। अच्छा, इंजेक्टिव क्या होता है याद रखें, 1 to 1 ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो एंड इनटू हो, ऑन टू नहीं बल्कि इनटू फंक्शन हो, उसे कहते हैं इंजेक्टिव। दो खूबियों का मालिक। कौन सी दो खूबियाँ? 1 to 1 भी हो और फंक्शन 1 to 1 भी हो, और कैसा हो, इनटू हो। देखो 1 to 1 और ऑन टू को बाइजेक्टिव कहते हैं, याद रखना। 1 to 1 और ऑन टू होता या वर्ड ऑन टू कर दें तो बाइजेक्टिव, और अगर 1 to 1 और इनटू कर दें तो इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अब आप चूंकि 1 to 1 ही नहीं रहा तो इनटू अगर होता है या नहीं होता, एक चीज़ ही नहीं है, 1 to 1 ही नहीं है, तो फिर इंजेक्टिव कैसे हो सकता है भाई? बिल्कुल नहीं हो सकता इंजेक्टिव। और आखिरी बात ये कि क्या ये सब्जेक्टिव है यानी ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो बेटा इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स आएगी, आप चाहे चेक कर लें एक्स की वैल्यूज़ देख के। तो रेंज चूँकि ऑल रियल नंबर्स है इस फंक्शन की, जो कि को डोमेन के बराबर है। ऊपर आपकी को डोमेन देख सकेंगे, को डोमेन यहाँ पे क्या ली जा रही है, और तो रेंज आपकी को डोमेन के इक्वल है, लिहाजा ये फंक्शन सब्जेक्टिव बहरहाल ज़रूर है। नहीं जी, नेक्स्ट आपने ग्राफ्स की एक्सरसाइज करनी है 2.2। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जाने से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।